हाँ जी। तो जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत कब लगता है? जब बहुत सारे आवेश हों और उनके विद्युत क्षेत्र को जोड़ना हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। मैं उस दिन भी बताया था जैसे बल में भी अध्यारोपण का सिद्धांत है, यहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके लिए पहले पढ़े थे कूलाम के बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। जैसे आप प्रेयर करते हो या कोई गाना गाते हो तो इकट्ठा गाते हो तो सबकी आवाज़ आपस में मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो अध्यारोपित हो गया। ठीक है ना? तो अध्यारोपित का मतलब क्या है? एक तरह से मिलना। ठीक। तो यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जब आवेशों का निकाय हो, आवेशों का क्या है? निकाय। निकाय माने बहुत सारे आवेश हों, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा उसका है। जैसे जहाँ पर ये स्टैंड रखा है, इसको मान लेते हैं एक बिंदु है, ये भी आवेश हैं, ये भी आवेश हैं, आप लोग सभी क्या हैं? आवेश हैं। तो ये भी विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न करेंगे, ये भी विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न करेंगे, तो ये सारे लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो सब मिलके कितना करेंगे? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उस पंखा की देख रहा हूँ कि हवा मुझे लग रही है, इस पंखे की भी हवा मुझे लग रही है, एक आध पंखे और लगा दो, इसकी भी लग रही है, इसकी भी लग रही है, तो सारे मिला करके मुझे कितनी हवा लग रही है वो मुझे पता करना है। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका पता हम किससे लगाएंगे? विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत से। होता क्या है देखिए, आवेशों के निकाय में क्या है? आवेशों के निकाय में स्थित किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे हम विद्युत क्षेत्र लिख रहे थे, ऐसे बल में भी यही है। यदि एक बार अध्यारोपण का सिद्धांत आप पढ़ लिए हो, तो चाहे बल के लिए हो, विद्युत क्षेत्र के लिए हो, तरंग के लिए, किसी के लिए हो, सबका एक जैसे है ना। जब विद्युत क्षेत्र आएगा तो विद्युत क्षेत्र लिख देंगे, जब बल आएगा तो बल लिख देंगे, बाकी वही रहेगा आवेशों के निकाय में। अब मुझे जो मैं ये लाइन पढ़ा हूँ आपको याद ना होगी, लेकिन सूत्र से आपको बनाना है तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। तो देखो कैसे। सबसे पहले क्या बोलोगे? आवेशों के निकाय में, फिर इसका नाम लो। पी का मतलब पॉइंट होता है, किसी बिंदु पर। फिर ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय में पी को क्या बोलोगे? कुल विद्युत किसी बिंदु पर। फिर इसको क्या बोलोगे? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अलग अलग विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं। यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है? अध्यारोपण का सिद्धांत, उसका कथन कहना है, तो पहला शब्द क्या रहेगा? आवेशों के निकाय में। फिर इसका नाम लो, किसी बिंदु पर। फिर इसका नाम लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उस बिंदु पर, पी लिखा है माने उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के। फिर ई का नाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। फिर ये प्लस को क्या बोलते हो? योग, है ना। और ये सदिश लगा है तो सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है। अब आप लोग को बोलना है, तेज तेज से बोलना है। पहले शुरू को क्या बोलोगे? आवेशों के निकाय में। फिर इसको बोलो, नहीं नहीं, किसी बिंदु पर। फिर इसको बोलो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। उस बिंदु पर फिर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है, जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका शब्द बनाना है। तो आपको फिजिक्स में सूत्र ही तैयार करना है, शब्द नहीं तैयार करना है। यदि आप एक चीज़ तैयार करते हो, आपको फिजिक्स में केवल 10% पढ़ना है और 90% समझना है। यदि उतना समझ में आ गया तो अपने आप उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग बोलोगे। तो आवेशों के निकाय में, हाथ मेरा देखते जाना। फिर पी का नाम ले रहा हूँ, किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। इनको क्या बोलोगे?
अलग उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार आप लोग भी रिपीट करेंगे क्या? हाँ बोलिए तो, थोड़ा तेज बोलो, लगता खा पी। आवेशों के निकाय में, हाँ फिर इसका नाम लो किसी बिंदु पर, फिर इसका नाम लो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उस बिंदु पर फिर अलग अलग आवेशों के कारण, फिर इसका नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, फिर इसका नाम सदिश योग, फिर इसका नाम के बराबर होता है। इन शब्दों का नाम बोल देना, हिंदी में लिख देना, ठीक है ना। और ये देख लो, ईपी का मतलब पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1p का मतलब पहले आवेश के कारण, ये हो गया दूसरे आवेश के कारण, ये हो गया तीसरे आवेश के कारण। ऐसे n तरह के आवेश हो तो n आवेश के कारण सभी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर दोगे? जोड़ दो, ठीक है। सदिश योग का मतलब दिशा सहित जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? दिशा सहित। चलिए अब इसका हम व्यंजक देखते हैं और चित्र देखते हैं व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है, हालांकि आता कम है। अब देखो यहाँ पर ये जो आवेश है इसका नाम है Q1, ये बिंदु कर लिया, और यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है? P है। समझ में आ गया? ये भी विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न कर रहा है। अब मेरे पास Q2 आवेश है। भाई आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? आवेश चारों ओर अपने क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो ये बिंदु इसके विद्युत क्षेत्र में भी, इसके विद्युत क्षेत्र में, इसको विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में, सारे लोग विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। तो कितना लगा रहे हैं? ठीक है। जैसे मैं ये इससे जो है सभी लोग बात करने लगो, ये भी बात करे, ये भी बात करे, वो भी बात करे, थोड़ा इधर ध्यान देगी, उधर ध्यान देगी, सबको वो दिमाग में बैठाएगी। ऐसे ही यहाँ पर है कि सारे आवेश मिल करके इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। इस बिंदु पर ये क्या हो जाएगा? Q3, और ये क्या हो जाएगा? Q4। चार आवेश समझ में आ गए। इस तरह से कितने आवेश हो सकते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनगिनत हो सकते हैं। मान लो n आवेश है। कितने आवेश हैं? n। तो एक तो Q1 भी हो जाएगा। अब इसकी दूरी को कैसे दर्शाते हैं? जैसे 1 है और ये क्या है? P है, तो दूरी लिखते हैं r, और ये 1 से लेकर के क्या हो गया? P। तो इसको क्या लिखेंगे? 1p, माने पहले आवेश से P बिंदु तक की दूरी। समझ में आया? ये 1p क्यों लिखा हूं इसको बताओ तो। फिर ये R3p नीचे लिखते हैं ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? R2p, इस तरह से लिख लेंगे। ये इतने आवेश हैं। अब मुझे इनका पता लगाना है कि ये कुल मिला के कितना लगाएंगे। तो ये सदिश योग के बराबर होते हैं। किसके योग के बराबर होते हैं? सदिश। तो बताओ, मैं पहले आवेश की बात करता हूं। Q1 में कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा। तो कौन सा आवेश मानोगे? धन वाला कि ऋण वाला? धन वाला। धन वाले के लिए तीर कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर। तो इसी के सीध में ये जो बना ये कहलाया E1p। ये क्या कहलाया? E1p। समझ में आ गया? पहले आवेश के कारण क्या हो गया? E1p। अब देखो दूसरा आवेश देखता हूं। ये दूसरा आवेश है, इसी की सीध में इस बिंदु पर तीर कहाँ की ओर लगेगा? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? बाहर की ओर लगेगा ना, इसलिए मैं बाहर की ओर कर लिया। ये क्या हो जाएगा? E2p। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी तरह से बताओ 3 वाले का कहां लगेगा? ये Q3 है, इसका भी बाहर ही जाएगा ना, इसलिए तीर कहां लग गया? ऊपर। ये हो जाएगा E3p। समझ में आया? अब ये क्या है? Q4 है, तो Q4 का यहां गया, ये हो जाएगा हाँ 4p लिख देना है, और जो यहां का कुल मिला के है उसका नाम क्या हो गया? EP। समझ में आ गया? जो P का विद्युत क्षेत्र है, कुल विद्युत क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? EP। 1 के कारण हुआ तो 1p, 2 के कारण हुआ तो 2p, 3p, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब देखो इनका परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने का तरीका मैं बताया था कि इसको किस में बदलना होता है? चतुर्भुज में। किसने बदलना होता है? चतुर्भुज में। ठीक है। तो जो चतुर्भुज का नियम है कि उसके विकर्ण को खींच दोगे तो परिणामी को बताएगा। देखो जैसे ये दो सदिश है ना, E1 और क्या है? E2। तो हम इसको ऐसा बना लें कि ये क्या बन जाए, ये थोड़ा कम दिख रहा, दूसरा कलर ले लेता हूं।
ये क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका परिणामी क्या होगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। इन दोनों रेखाओं को इतना बढ़ाओ कि क्या बन जाए, ये समांतर चतुर्भुज बन जाए। क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज। तो जो इसके विकर्ण, जो यहाँ से विकर्ण जाएगा, उसका क्या कहलाएगा, परिणामी, रिजल्टेंट। माने इन दोनों की दिशा कहाँ हो गई, इधर की ओर हो गई। ऐसे ही बताओ, यदि मैं इसको और इसको लूँ, इसको और इसको, इन दोनों को, है ना, तब यहाँ पर इसको भी ऐसे कर लोगे ये, और इसमें भी समांतर चतुर्भुज एक बना लोगे, तो इससे जो विकर्ण जाएगा ये इसका क्या कहलाएगा, परिणामी कहला जाएगा। ऐसे ही सारे आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है इस तरह से, और यहाँ पर ईपी लिख देना है, कुल मिला के सबको मिला देना है। ठीक है, तो चित्र यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर ना होता होगा। पहले तो आपको क्या करना है, इस तीर को जाने देना, Q1 वाले तीर को, Q2 वाले तीर को, Q3 वाले तीर को जितना बढ़ाना हो बराबर बराबर बढ़ा देना। अब सबको मिला के क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज। इसके साथ भी बना दो, इसके साथ भी बना दो, सबके साथ क्या बना दो, समांतर चतुर्भुज बना दो। तो जो उसका विकर्ण होगा, और सब में क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज के साथ क्या बनाना है, विकर्ण। विकर्ण सब यहीं से जाएंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, परिणामी कहला जाएगा। अभी मैं पढ़ाने के बाद आप लोग से बनवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो चित्र की बात हो गई। ठीक है, इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। अब चित्र के बारे में हमको लिखना है, चित्र के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो हम एक रेसिपी तैयार कर लेते हैं। रेसिपी का मतलब इस सवाल को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, कथन। कथन के बाद आपको क्या बनाना है, चित्र। चित्र के बाद आपको क्या करना है, इस सूत्र को लगाना है, E = 1/4πε0Q/r², और बाद में हमको ईपी का सूत्र निकाल देना है। बस इतना काम है ना। सवाल तो आपको 1.5 पन्ने का है, पर आपको इतना याद करना, हाँ यार इसमें कथन लिखना है, चित्र करना है, और ये सूत्र लगाना है, और ईपी का मान निकाल देना है। ठीक है, अब करते हैं। तो हमारा कथन हो गया है, यहां से भी कर सकते हो, ये ईपी था, है ना। तो क्या है, ये क्या कहलाया, आवेशों के निकाय में। चित्र से भी परिभाषा बता सकते हो, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। बस इतना, इससे बन गया, कथन हो गया। कथन के बाद आप 1 2 3 4, कोई जरूरी नहीं कि यह चित्र बनाओ, ऐसे लाइन खींचो, 3 4 ठो आपको आवेश ले लेना है। उन आवेशों का तीर आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, और सब तीरों के साथ आपको क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींच देना है। बस इतना काम करना है। ठीक है, ये चित्र हो जाएगा। इसके बाद इस चित्र के बारे में लिखना है, तो ये भी याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, यहां से देखना है। माना आवेशों के निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Q1 आवेश, Qn आवेश है ना, जिनकी स्थिति सदिश क्या है, P बिंदु से स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1P R2P। जैसे मैं R1 R2 R3 लिख दिया, आप P भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। R1P लिख देना, R2P लिख देना, R3P लिख दोगे। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से फिर हम अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। भाषा बनाओ, मैं यहाँ सामने खड़ा हो गया हूँ, क्या बोलोगे, माना क्या लिखोगे चित्र के नीचे, माना आवेशों के निकाय में क्या, Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश हैं। P बिंदु से इनकी दूरियां लिख सकते हो, या P बिंदु से इनके सदिश लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, R1P R2P R3P और डैश डैश NP। P रहेगा कांस्टेंट, P कांस्टेंट रहेगा, 1 2 3 जैसे बदल रहा है तो N भी बदल गया। ठीक है, तो अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2 पॉइंट हो गए, हम कथन भी लिख दिए, चित्र भी बना दिए, चित्र के बारे में भी लिख दिए। अब हमको ये सूत्र लगाना है। एक बार हमको Q1 के लिए लगाना, फिर Q2 के लिए लगाना, फिर Q3 के लिए लगाना है, Q4 के लिए लगाना है, सबको जोड़ देना है। देखो यहां पर कैसे, ठीक है, देखो सूत्र क्या था बताओ। अभी मैं बोला ना, एक सूत्र है, उसको 5 बार लिखना यहाँ है, कठिन नहीं है। सूत्र क्या था बताओ, E =
1/4πε0 Q/r²। ये था ना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को मैं एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए लिखूंगा। देखो क्या लिखा है ये, E के साथ क्या लिख दिया हूं, E1P। ठीक है, अब फार्मूला में देखो क्या लिखा है, 1/4πε0। यहां भी क्या लिख दिया हूं, 1/4πε0। फिर यहां पर क्या लिखा है, Q, लेकिन मैं कौन से आवेश की बात कर रहा हूं, Q1 की, तो यहां पर क्या लिख दिया हूं, Q1। ठीक है, अब r² है और यहां पर r भर लिखा था, यहां पर क्या लिख दोगे, 1P। ठीक है, और यहां पर दिशा बताना है तो r कैप लगा के क्या हो जाएगा, 1P। सेकंड वाला याद नहीं करना है, जहां 1 है वहां क्या लिख दोगे, 2। देखो 1 था 2P हो गया, ये 1 था 2P हो गया, यहाँ 1 था 2P। याद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है किसको। इसी तरह 3 का लिखना होता तो क्या हो जाता, 1 की 3 हो जाता। ठीक है, अब इस डैश डैश का मतलब इसी तरह से क्रम चलता जाएगा। तो अब 1 की जगह क्या लिख दोगे, n। यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n हो गया। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर जोड़ देते हैं, ये E1P हो गया प्लस E2P हो गया प्लस E3P हो गया प्लस डैश डैश प्लस NP हो गया। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी। ये हो गया ना। अब इसमें E1 इसको यही लिख दिया, ये कहां से आ गया पता लगाओ भला। देखो तो यहां क्या लिखा है, ढूंढो ना इसमें E1P, मिला कहीं, ये लिखा है, इसको उतार दिए हैं। फिर यहां क्या लिखा है, ये उतार दिए हैं। ठीक है, E2P हो गया। E3P लिखो या न लिखो जरूरी नहीं, एक दो ठो दर्शाना या इसी तरह से लिखते रहोगे तो बहुत दिन लिखते रह जाओगे। नहीं, E4 भी लिखूंगा, E5 भी लिखूंगा, तो लिखते रह जाओ, 2 में ही काम चल जाएगा। और लास्ट में किसका लिखा है, ENP, तो ये ENP वाला है, तो यहां पर ENP लिख दिए। ठीक है, इसमें से कोई चीज है जो बाहर निकल सकती है, 1/4πε0, ये भी 1/4πε0, इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर जो बचेगा ये सारा कुछ, इसको हटा करके सब कुछ अंदर ही लिख दोगे, अंदर लिख दिए। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सिग्मा में बदलेंगे। सिग्मा में कैसे बदलते हैं समझना। यदि कोई जोड़ लंबा सा है तो उस लंबे से को हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। जैसे टी शर्ट पहना हूं तो क्या कंपनी से ऐसे चली आई होगी, इसको मोड़ करके डब्बे में बंद करके क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ना। इसी तरह से इसको हम छोटा इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 1/4πε बाहर है, इसको मैं इसी तरह से उतार दिया, कोई फर्क पड़ा। इसमें ये जोड़ को हम किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। इसको सिग्मा पढ़ते हैं। अभी एक सिग्मा ये भी पढ़े होगे, नानल जैसे, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। बस जैसे अंग्रेजी में ये भी ए है और ये भी ए है, देखने में अलग अलग हैं, ऐसे लैटिन भाषा में सिग्मा भी अलग अलग होते हैं, एक कैपिटल स्मॉल। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे लिखते हैं आई। आई का मतलब इनिशियल नंबर, प्रारंभ कहां से हो रहा है। और एन का मतलब जा कहां तक रहा है, कहां तक जा रहा है, ये कहां से चालू हुआ था, कहां से चालू हुआ था, 1 से कहां तक जा रहा है, एन तक। तो यहाँ आई के सामने क्या लिखा हूं, 1, और कहां तक जा रहा है, एन, तो ये हो जाएगा एन। इसके बाद देखो इसको हम यही सूत्र लिखें। यहाँ क्या लिखा है, क्यू, तो क्यू लिख दिए। फिर क्या लिखा है, 1, 1 का मान किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो फिर r² है, फिर क्या लिखा है 1, 1 को क्या माने हो, आई, तो 1 की जगह क्या लिख दिए, आई। फिर यहाँ पर ये देखो 1p है, तो ये क्या हो जाएगा, IP। 1 को जहाँ जहाँ 1 है वो आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है आई जब 1 रखेंगे तो यहाँ सब जगह आई की जगह 1 रख देंगे, आई का मान 2 रखेंगे तो सब जगह 2 रख देंगे, आई का मान 3 रखेंगे तो आई की जगह 3 रख देंगे, आई की जगह n रखेंगे तो आई की जगह n आ जाएगा। इस तरह से जो ये सूत्र आ गया, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है कि इस सूत्र के हिसाब से हम उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए,
थोड़ा सा कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को अलग से पढ़ लेते हैं। यदि परीक्षा में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए और इसका सूत्र स्थापित करिए, तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं अलग से बता रहा हूँ, अलग से एक एक नंबर 2-2 नंबर में पॉइंट पूछे जाएंगे, यहाँ नहीं करना है। सवाल में 3 नंबर का आएगा तो यहीं तक करके छोड़ देना, अलग से ये पॉइंट है, ठीक है ना, 1 नंबर के लिए। तो क्या है, इसका मान दिक स्थान में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित हो जाता है तथा यह स्रोत आवेशों के स्थितियों पर से निर्धारित होता है। अब देखो, यदि आपने बिंदु बदल दिया तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि ये पंखा चल रहा है तो यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कुछ और हवा लगेगी, इधर आ जाऊँगा तो कुछ और लगेगी, माने मेरी स्थिति बदल गई तो उसका मान भी क्या हो गया, बदल गया। ऐसे बिंदु भी बदल जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आवेश का मान भी बदल सकता है। यदि मैं ना बदलूं, पंखे बदल जाए, दूर चला जाए तो मुझे कुछ और हवा लगेगी, पास आ जाए तो कुछ और हवा लगेगी। या तो मैं बदलूं या वो बदले तो हर मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, या तो बिंदु की स्थिति बदल जाए या स्रोत आवेश की स्थिति बदल जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बदल जाता है। क्लियर हो गया, इस सूत्र से यह पता चलता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यदि कहीं पर ये परीक्षण आवेश आप रख देते हो, टेस्ट चार्ज करते हो, तो विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। तो टेस्ट करने आया, उसको हम नहीं जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे आवेश हैं, 10 आवेश हैं, 10 में 11वां आवेश कौन आ गया, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश के लाने ले जाने से इसके विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कोई ये है ना, ये समझना है। त्वरित गति से 2 दूरस्थ आवेश Q1 और Q2 में आवेश Q1 वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हो जो प्रकाश की चाल से Q2 तक पहुंचती है तथा Q2 बल लगाती है। अब इसका मतलब क्या है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मैं भी आवेश हूँ और ये भी आवेश है, कितने आवेश हो गए, 2, और त्वरित हो गए। त्वरित का मतलब ये भी भाग रही उधर, मैं भाग रहा हूँ इधर, या इधर ही भाग रहा हूँ किसी तरफ, माने हम दोनों एक चल रहे हैं, लेकिन ऐसा चल रहे हैं कि स्पीड एक जैसे नहीं है। त्वरित का मतलब स्पीड एक जैसे ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे बीच में तरंगें उत्पन्न होंगी। तरंगों का मतलब एक ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच रही है, क्या पहुँच रही है, मेरा कुछ मांस वांस निकल के यहाँ से जा रहा है, कुछ कण निकल के जा रहा है, क्या जा रहा है आपके कान में, तरंगें जा रही हैं। ऐसे ही जब हम आवेशों को भगाते हैं, त्वरित करते हैं, तो एक आवेश से दूसरे आवेश तक क्या जाती हैं, तरंगें जाती हैं। यदि आवेश क्या हो, त्वरित, जो त्वरित होंगे तो कौन सी तरंगें उत्पन्न करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यही आपके मोबाइल का भी सिद्धांत है। आप जब बात करते हो, घंटी नंबर डायल करते हो, तो आप में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो त्वरित हो जाते हैं, हिलना डुलना चालू कर देते हैं, और जिस नंबर पर डायल करोगे उसके आवेश भी हिलना डुलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से तरंगें वहाँ तक जाती हैं, वहाँ से तरंगें यहाँ तक आती हैं। इस तरह से हमारा आना जाना बनता है, तो आवाज़ें चली जाती हैं, चित्र चला जाता है, सब कुछ आता जाता है, ठीक है, तरंगों के माध्यम से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर तरंगें उत्पन्न हुई या नहीं हुई, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो देखो, विद्युत चुंबकीय बलों का संसूचन केवल किससे किया जा सकता है, आवेशों के प्रभाव से किया जा सकता है। जैसे पता लगाना है, मेरी आवाज़ का पता लगाना है, तो किससे कर सकते हो, कान से। अब कान को बंद कर दो, माने बहरा कोई आदमी हो और मैं बोलता रह जाऊं तो आवाज़ सुनाई देगी, नहीं होगी। इसी तरह से बल का प्रभाव यदि पता करना है, आवेश का, आवेश के बलों का प्रभाव पता करना है, तो किससे हम कर सकते हैं, आवेश से ही कर सकते हैं। बल का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हम किससे पता लगाएंगे, आवेश से, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को किसने बताया, किसने बताया, माइकल फैराडे। किसने बताया, माइकल फैराडे ने। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर खाली स्थान विकल्प और है ना, इस चीज़ में आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया।